हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी का छठा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो चलिए शुरू करते हैं छठा अध्याय पृथ्वी के स्थल स्वरूप के बारे में, रूप के बारे में। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी की जो सतह होती है एक जगह कभी एक समान नहीं होती, कभी ऊबड़ खाबड़ पर्वत पठार आपको देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग जो होते हैं ऊंचे नीचे होते हैं, कुछ जो होता है समतल होते हैं। ठीक, ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये जो स्थल रूप है किन प्रक्रियाओं के, तो दो प्रक्रियाओं के फल परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जहाँ पर हम खड़े हैं, जो मैदान में हम खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है तो कहीं दह जाती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रथम या आंतरिक कारण प्रक्रिया के कारण जो स्थान जो है कहीं ऊपर आपको उठती हुए, देखो कहीं क्या होता है, ये दह जाती है। ठीक, अभी यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है पॉइंट, जो क्या आप जानते हैं? पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। जो हम कहाँ जहाँ पर हैं, यहाँ पर जो उठी होंगी, ऐसे करके ये भाग, ये क्या है, पहाड़ी होती है। इसका जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। जो पहाड़ जो होता है 600 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा और खड़ी ढाल वाली रहेगी, जैसे ये है, चित्र में भी दिखाया गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, पर्वत कहा जाएगा। और 8000 मीटर से हुए ऊंचे कुछ पर्वत के नाम बताएं। जो 8000 से ऊपर है उसके कुछ पर्वत के नाम हैं, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, ये सब के 8000 से ऊपर के हैं, 8000 मीटर के ऊपर हैं। तो हम यहाँ पर समझे कि पहाड़ी का वह स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, 600 से अधिक जो ऊंचा होगा और खड़ी ढाल वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। लेकिन 600 से जो नीचे होगा उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको हम समझ लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो भाग है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पर्वत है। और यहीं पर देखिए एक पर्वत श्रृंखला एक दूसरे के साथ देखिए ये चला रहा है। उसके नीचे में आप देखेंगे तो ये पहाड़ है, क्या है, एक, ये देखिए ये पहाड़ क्या होता है, पर्वत के जैसे नहीं होते, इसकी श्रृंखला नहीं होती, श्रृंखला होती है, लेकिन वो एक समान 600 से नीचे, 600 मीटर के नीचे होती है। लेकिन 600 मीटर के ऊपर जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्वत के नाम से जाना जाएगा। ये मैदान हो गया, ये क्या है, ये नदी हो गया, ये झील है, और ये नदी मुहाना है। ये आप जानते हैं जहाँ पर क्या होता है, एक नदी दूसरी नदी जैसे वहाँ पर कुछ जगह छोड़ देती है तो वो डेल्टा कहलाता है। उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे, आगे है कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। दूसरी और बाह्य जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, स्थल की टूटने एवं बनने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। और पृथ्वी से, जैसे ये पृथ्वी है और इसे घिसा और ये टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर्दन। किसको, इसको अपर्दन कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाता है उसको क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह जो होते हैं नीचे चले, जहाँ अगर आप देखिएगा तो कहीं मिट्टी है और यहाँ पर घिसाई मतलब घिस रहा है, तो वो धरती क्या होता है, नीचे जा रहा है, वो नीचे जाता है। ठीक, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से इसका निर्माण हो जाता है। और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, इसका फिर से निर्माण होता है। और यहाँ पर आप धीरे धीरे देखिएगा कि बालू हो गया, गात हो गया, ये सब धीरे धीरे आके यहाँ पर जमा हो जाता है, तो वो फिर वह उसी प्रकार का निर्माण हो जाता है।
ये 2 प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ये कैसे होती है? दोनों जो अपरदन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है, वो बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। अपरदन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी से घिस कर टूट कर वो बनता है, उसकी क्रिया होती है, उसको अपरदन कहते हैं। लेकिन वही क्रिया को जो है वायु के द्वारा, बर्फ के द्वारा, ये सब को भरा जाता है, फिर से निर्माण हो जाता है, उसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक? हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। हम उनकी ऊंचाई के आधार पर उनको बोलते हैं पठार, ये पहाड़ है, ये मैदान है। तो हम यहाँ पर अभी देखे थे, जो पठार क्या था, तो 600 के नीचे के जो भाग थे वो क्या थे? पठार थे। लेकिन 600 के ऊपर के भाग जो मीटर के ऊपर के भाग जो है वो पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, और उसी के आधार पर हम इनको वर्गीकृत भी करते हैं। चलिए, अब है पर्वत। पर्वत को हम जब पढ़ते हैं तो पर्वत जो होता है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ये क्या है? यहाँ पर देखेंगे पर्वत को, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर क्या होता है? ये हुआ शिखर, और ये हुआ आधार। ये चौड़ा है और ये क्या है? ऊंचा है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, और ये आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे क्या है? ये बहुत ऊंचा है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ क्या होता है? बादल से भी ऊंचा होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी। पूछता है जो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होगी या गर्म होगी? तो वो माइनस में जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा हमेशा जो है जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, और वहाँ पर देखेंगे जो बहुत सारे बर्फ जमे होते हैं उसको नदी कहलाता है, जिसे क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। जो बर्फ जमा हुआ है नदी जैसा आपको दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, और जो कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो क्या है? समुद्र आपको हिंद प्रशांत महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर आपको पर्वत देखने को मिल जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, और कठोर जलवायु होती है उसके कारण वहाँ पर लोग बहुत कम निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। जो वहाँ पर जो धरातल होता है वो क्या होता है? खड़ी ढाल, एकदम सीधे सीधे आप जा सकते हैं नीचे की ओर होता है। और तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, और यहाँ पर कृषि होता है ना के बराबर होता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। पर्वत क्या होता है? एक रेखा के रूप में हो सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये श्रृंखला है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे है भूपरपट्टी है, ये बलित पर्वत है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे, तो नीचे की जो हिमालय है, बलित पर्वत जो है ये बलित पर्वत है। ये क्या है? बलित पर्वत है। और ये हिमालय के क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हिमालय। इसके बारे में जब देखेंगे तो बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे बहुत से समानांतर, जैसे ऊपर की आप देखिएगा, जब नेपाल और उत्तराखंड से आप देखिएगा तो यह हिमाचल सिक्किम होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक श्रृंखलाबद्ध आपको पर्वत देखने को मिलता है। तो चलिए, वही है जो एक श्रृंखला में होते हैं, जो सैकड़ों बहुत किलोमीटर के में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज जो क्रमशः है एशिया, यूरोप एवं दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन से? ये आपसे पूछता है। दक्षिण और एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखलाओं के नाम में आपको याद रखना होगा, जैसे एक हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया और एंडीज हो गया। ये तीन नाम जो है, हिमालय एशिया में है, यूरोप में क्या है? आल्प्स है, और दक्षिण अमेरिका में आपको एंडीज देखने को मिलता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा। हिमालय कहाँ? एशिया में। आल्प्स कहाँ पर है? तो यूरोप में है, और दक्षिण अमेरिका में आपको एंडीज याद रखना है। पर्वतों की ऊंचाई और आकार की भिन्नता होती है, और पर्वत की जो ऊंचाई है, ऊंचाई कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं उसका आकार जो है कहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये देखने को मिलता है।
पर्वत 3 प्रकार के होते हैं और आप यहाँ पर पढ़ते हैं जो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक बलित पर्वत होता है, याद रखिएगा, एक बलित पर्वत है, एक भ्रंशोत पर्वत है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन, बलित और भ्रंशोत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत है। हिमालय और आल्प्स जो है, जो कि कहाँ पर मिलता है, एशिया में आपको हिमालय मिलता है और यूरोप में आपको आल्प्स देखने को मिलता है। ये क्या है, तो ये बलित पर्वत है, ये बलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर सक्वाकार होते हैं और जिनकी सतह जो है ऊबड़ खाबड़ है और शिखर जो है सक्वाकार है। जिनकी सतह आप समझ गए। और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। और पूछता है जो अरावली क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। ये आपको याद रखना है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला क्या होती है, घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। क्या यहाँ पर है, जो उत्तरी अमेरिका के जो है अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो है क्या होते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई क्या है, कम है। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं और ये भी बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। लेकिन सबसे पुराना आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा इसे बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। और जब बहुत बड़ा जो भाग है पर्वत की, जैसे पर्वत है उसका भाग बहुत बड़ा टूट गया तो वो जो है ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर जैसे ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बृहस्पति पर्वत का निर्माण करेगा। ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति पर्वत इसको कहा जाता है। ऊपर उठे खड़े एवं उत्खंड मतलब या हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका वंश ग्रोवेन कहा जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको क्या बोलेंगे, उत्खंड। ये जैसे देखिए, ये ऊपर का जो भाग है इसको उत्खंड कहा जाएगा और जो नीचे धंस गया है, ये जैसे देखिए ये नीचे धंस गया है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रोवेन या द्रोणिका भ्रंश। यहाँ पर हम जैसे समझेंगे, ये देखिए ऊपर का जो भाग उठा हुआ है उसको उत्कंठ बोलेंगे और नीचे का जो भाग ये धंस गया है, ये धंस गया, ये उठ गया और ये धंसा हुआ है, इसको द्रोणिका बोलेंगे और इसको उत्खंड बोलेंगे। ठीक। यूरोप की राइन घाटी एवं तथा बॉज वॉस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। ऐसे तंत्र जो है कहाँ पर मिलते हैं, तो यूरोप के राइन घाटी और बॉस जेन्स पर्वत जो है, ये पर्वत श्रृंखला ऐसा ही देखने को मिलता है। कहीं द्रोणिका वंश है तो कहीं नीचा धंसा हुआ है तो कहीं ऊपर है। इसके वो ये उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को हम देखेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार की भू आकृतियों को कुछ उदाहरण से हम देखेंगे भी, जो कहाँ पर ये है। ज्वालामुखी पर्वत जो होता है, ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी पर्वत जो होता है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका आपसे पूछता है ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका के किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। कहाँ पे, जापान में आपको कौन पर्वत से मिलता है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी पर्वत मिलता है फ्यूजियामा। और अफ्रीका में आपको मिलता है कौन, तो माउंट किलिमंजारो। दो को आप याद रखिएगा। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत कहता है बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार हैं। वहाँ पर जल होता है, संग्रह होता है, इसीलिए उसको बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक मानते हैं। बहुत सी नदियाँ का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। बहुत से वहाँ पर जो बर्फ जमे हुए हिमानी जो हैं उससे क्या होता है, बहुत सी नदियों का निर्माण होता है। जलाशयों के लिए जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई एवं पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होता है। ये सब से हमको वन से प्राप्त होता है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे कि
पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों की प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय के कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर ये खेल खेले जाते हैं? जैसे आप जम्मू में चल जाइएगा और लद्दाख में चल जाइएगा तो ऐसे खेल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी पर्वत है, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको ज्वालामुखी पर्वत है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी में जो विस्फोट होता है उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए ज्वालामुख मुखी द्वारा राख तथा ताप तथा और गैस जो होता है यहाँ पर निकलता है। ये जो आपको गिरते हुए छोटे-छोटे बिंदु में दिख रहा है ये लावा है और ये श्रम है। और यहाँ पर लाइनिंग जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख की लावा की परतों के जमने के कारण था। और जो यहाँ से देखिए यहाँ से जो बाहर निकला है और ये धीरे-धीरे नीचे आते जाता है, ये जम जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और लावा जो होता है वो लावा जो होता है जम जाता है तब ऐसा बनता है। ऊपरी शंकुनुमा आकार बनता है, इसका निर्माण होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये लावा है, एक दूसरे से अब एक-एक करके निकलते जाता है, लावा मतलब आग होता है। किनारों से निकलती हुई पिघलती चट्टानों का लावा कहलाती है। जो किनारों से निकलती है पिघलती चट्टान लावा कहलाती है। जो किनारों से निकलती है, यहाँ से जो निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। नीचे में जो अत्यधिक दाब हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पर दाब हो रहा है और यहाँ से विस्फोट होता है, इसीलिए कहता है ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है और उससे धीरे-धीरे आपको लावा निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे है पठार। तो पठार जो होती है ऊँची हुई एक सपाट भूमि होती है। ये ऊँचा हुआ एक सपाट भूमि है। यह आस-पास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। ये जो है आस-पास के क्षेत्र जो है उससे अधिक उठा होता है तथा इसका जो ऊपरी भाग होता है मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। किसी पठार जो होता है एक से या अधिक किनारे उसके होते हैं। जिनके ढाल जो होता है एकाएक खड़ा होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठार की जो ऊंचाई जो है 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पठारों की ऊंचाई प्रायः 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए तथा पुराने होते हैं। पर्वतों की तरह भी जो है पर्वत जैसे हो गए ये भी नया और पुराना हो सकता है, उसी प्रकार पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। पूछता है भारत में कहाँ पर दक्कन का पठार कहाँ पर है? तो भारत में है। ये क्या है? पुराना पठार है। उसी प्रकार देखिए केन्या, तंजानिया, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका जो है पठार और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी का पठार है ये उसके उदाहरण है। ये पुराने पठार हैं। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊँचा पठार है। आपसे ये बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन-सा है? तो तिब्बत का पठार है। इसकी ऊँचाई जो हम देखेंगे तो इसकी ऊँचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। इसकी ऊँचाई कितनी है? 4000 से 6000 सबसे ऊँचा पठार कौन है? तो तिब्बत का विश्व का सबसे ऊँचा पठार तिब्बत का पठार है। भारत के पठार जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार जो है हीरा और सोनों के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार क्यों है प्रसिद्ध? क्योंकि यहाँ पर सोना और हीरा मिलता है। भारत में देखिए छोटा नागपुर का पठार जो होता है लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। किसके लिए? तो लोहा, कोयला और मैंगनीज का भाग जो है कहाँ पर मिलता है? छोटा नागपुर का पठार में। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं। पठारी क्षेत्र में जो है बहुत से जलप्रपात होते हैं, जो आपको फॉल दिखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊँचाई से गिरती हैं। यहाँ पर जो नदी जो है यहाँ पर नदी ऊँचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुम हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ पर है? ये रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। कर्नाटक में कौन? तो जोग जलप्रपात और छोटा नागपुर के स्वर्णरेखा नदी पर जो स्थित है उसको हुंडरू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हम देखेंगे
उदाहरण है। लावा क्या है? तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा जो होता है काली मिट्टी में पठार की जो होता है लावा जो होता है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। वो एवं खेत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई प्रकारों के लवणीय स्तर होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे है मैदान। अब पठार के बाद क्या है? मैदान। मैदान जो होता है एक समतल भूमि है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वो सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊँचे नहीं होते। ये समुद्र तल से 200 मीटर की ज़्यादा ऊँची पर नहीं होंगे मैदान। मैदान जो होता है कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ऊँचा हो सकता है, कुछ ज़्यादा ही समतल होता है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। अधिकांश मैदान किसके द्वारा बनाते हैं? मैदान जो होता है नदियाँ एवं उसके सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वत के ढीलों एवं नीचों नदियाँ जो है पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती है। पर्वत के जो है उससे वह निकलती है ढालों से और उसको अपरदित मतलब अपने साथ लेकर चलती है। वह अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाती है। वही है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे कि बालू हो गया, पत्थर हो गया, सिल्क हो गया, वे घाटियों में छोड़ देती है मतलब निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है और यही जो वहाँ पर रह गया है उसी के द्वारा मैदान का निर्माण होता है। आगे है सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। सामान्यतः क्या होता है? बहुत मैदान जो होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। यहाँ पर जो है परिवहन का निर्माण आप आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पर गाड़ी ले जा सकते हैं। इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं और यहाँ पर परिवहन हो गया, यहाँ पर रहने के लिए आपको जगह मिल जाएँगे। एक समतल स्थान पे आप अच्छे से रह सकते हैं। नदियाँ हैं इसके द्वारा आप अपना जीवन यापन करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े भाग एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। नदियों द्वारा जो बनाए गए कुछ भाग हैं वो सबसे बड़े भाग जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख उदाहरण है। भारत में क्या है? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, इसके द्वारा बनाया गया मैदान और चीन में यांगत्से नदी के द्वारा मैदान बनाए गए हैं। मैदान जो होता है मनुष्यों को रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ जो कि जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेतों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है और यहाँ पर ज़्यादातर खेती जो किया जाता है क्योंकि ये मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है और भारत में जो गंगा का मैदान है वो सबसे जनसंख्या वाला भाग है। अब आगे है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप जो होता है विभिन्न स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। वहाँ पर जैसे आपको अनुरूप जैसे रहना विभिन्नता के रूप में आप जैसे भी उसको देखेगा उस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता है। विभिन्न क्षेत्रों का जीवन जो होता है वो कठिन होता है। विभिन्न क्षेत्रों में आप बहुत आसानी से रह सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ जीवन क्या है बहुत कठिन है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से सरल होता है और मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो पर्वत के जहाँ क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उससे वो जीवन आसानी से जीते हैं। मैदानों में फसलें मैदानों में क्या होता है फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन-सहन के तरीकों के कुछ अंतर होता है और वहाँ पर जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उस पहाड़ी पर और जो समतल में रह रहे हैं उनके बीच में कुछ रहन-सहन में अंतर आपको देखने को मिलता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर बता सकते हैं? वहाँ पर पानी की जो दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती हैं या ये सब आपको आपदाएँ के लिए आपको ज्वालामुखी, भूकंप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए जैसे कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं,
भूकंप होती हैं, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। यह आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके बारे में खतरों जो होती है उनके कम कर सकते हैं, उनके खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये पुल है अरुणाचल प्रदेश में, ये रस्सी से बनाया गया पुल है जिससे लोग आते जाते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। जल का उपयोग हम कैसे करते हैं और स्थल का उपयोग हम कैसे करते हैं। जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है और स्थल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जल का उपयोग हम कैसे पीने में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, और स्थल का भी उपयोग हम कैसे करते हैं तो रहने में करते हैं, उद्योग धंधों में इसका उपयोग किया जा रहा है। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि को मकान का निर्माण कर लेते हैं। स्थल जो उपजाऊ ज़मीन है उसका निर्माण हम क्या किसमें कर लेते हैं तो मकानों के लिए कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी जो है फेंक देते हैं, और कूड़ा करकट और कहीं भी कुछ फेंक देते हैं, जिससे के कारण क्या होता है वह गंदा हो जाता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। लग उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए ही उपयोग नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। देखिए एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, जो भारत सरकार द्वारा लाया गया। स्वच्छ शरीर जो होता है, स्वस्थ शरीर जो होता है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह आप देखिए, जो जैसे एक नदी है यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक ये जो भाग है ये मरुस्थल के भाग हैं। ये नदी आपको दिख रहे हैं, ये केरल के कुछ भाग हैं, ये समुद्र तट हैं जो कि स्वच्छ हैं। ये भी नदी भी स्वच्छ है, ये मरुस्थल भी आपको स्वच्छ नजर आते हैं। ये मैदान के भाग हैं जो आपको साफ सुथरा दिखाई देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए पहाड़ पर्वत है, पर्वतों पे लोग कैसे रहते हैं, और यहाँ पर पर्वतों पे चाय की खेती होती है। पर्वत पर घर जो है कैसे देखने को मिलते हैं, एक जगह वो ऊपर है तो एक जगह नीचे है, जहाँ पर लोग समतल जगह बनाकर उस घर का निर्माण करते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है, और हम जो है अगले चैप्टर में जो कि आपका अगला अध्याय होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपने जाना क्या पर्वत है, पठार है, ज्वालामुखी है, स्थल है, उन सब के बारे में इस अध्याय में हम पढ़े। तो चलिए आगे हम इसके सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ज्योग्राफी की सीरीज़ को, उसको हम इसको लगभग 1-2 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।